अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शब्बीर सुमरो उर्दू फिक्शन सीरीज़ के साथ एक बार फिर हाज़िर। आज हम जिन साहब के फ़िक्शन से मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे, बल्कि उनकी ज़बानी उन्हीं की एक शाहकार तख्लीक सुनवाएंगे आपको। वो हैं बासूदे की मरियम वाले खालिक असद मोहम्मद ख़ान साहब। उर्दू मज़ाह के अज़ीम नाम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब के लिए इब्न इंशा ने लिखा था कि हम उर्दू मज़ाह के अहद यूसुफ़ी में जी रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आज आपसे कहूँ कि हम उर्दू फ़िक्शन के असद मोहम्मद ख़ान साहब के अहद में जी रहे हैं। असद मोहम्मद ख़ान साहब बेशक हमारे ज़माने के और आने वाले ज़मानों के उर्दू के हवाले से बहुत अजीम दास्तान गो हैं, जिन्होंने बासूदे की मरियम के अलावा मोतबर की बाड़ी, जानी मियाँ, खिड़की भर आसमां, खिड़की, टुकड़ों में कही गई कहानी, नसीबों वालियाँ, वारिस, तीसरे पहर की कहानियाँ, एक टुकड़ा धूप का, गुस्से की नई फसल, बुर्ज खामोशां और ऐसी कई दीगर शाहकार कहानियाँ कहकर हमें महजूज़ किया है। असद मोहम्मद ख़ान साहब से हमारी आज की मुलाकात में हमने पहली मर्तबा उनसे फरमाइश की कि वो अपनी कोई भी अच्छी तख्लीक जो उन्हें पसंद हो, भाती हो, वो हमारे नाज़रीन को पढ़कर सुना दें, ताकि वो उनका दीदार भी कर सकें और उन्हीं की ज़बानी उन्हीं की तख्लीक सुनें। तो ख़ान साहब ने हमारी फरमाइश पर अपने घर के एक किरदार मई दादा से मुतल्लिक लिखी गई दास्तान पढ़कर सुनाई। आइए आप और हम मिलकर मई दादा को असद मोहम्मद ख़ान साहब से सुनते हैं। यही ज़माना था कि रियासती हुकूमत ने आतिशी असलहा और चंद इंच से ज़्यादा फल के हर धारदार आले के लाइसेंसों की पड़ताल शुरू कर दी। नए लाइसेंस जारी हो रहे थे, मगर बड़ी सिफारिशों के बाद, और लाइसेंस की सालाना फीस भी होती थी, जो बड़ी ज़्यादती की बात थी। मगर पहला मसला लाइसेंस का वसूल था। मेरे दादा ने अम्मा की खुशामद कर आगे मामू से, जो पुलिस में कोई तोफ अफसर थे, सिफारिश करवाई और मई दादा का काम बन गया। ज़म्बिया का 12 आने सालाना का लाइसेंस जारी हुआ। मई दादा को ये 12 आने हमेशा खलते रहे, मगर उन्हें ये इत्मीनान हो गया था इनका ज़म्बिया अब कोई गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकती। दूसरों का जिक्र ही क्या, अम्मा ने और मामू ने सिफारिश गुजारने से पहले मई दादा को से तकरीबन हल्फ उठवा लिया था कि वो किसी को इस ज़म्बिये से धमकाएंगे ही नहीं। मई दादा साल में एक बार खुद अपना लाइसेंस और अब्बा, ताया, चचाओं, फूफाओं, खालुओं के और मेरी अम्मा के नाम की बंदूकों, लाइसेंसों, टेरों, तलवारों, खंजरों, कटारों, किरचों के लाइसेंस इकट्ठा करते और फीस भर के लाइन लगा लेते। वापस आते तो टेढ़ी से बड़बड़ाना शुरू कर दिए कि गजब खुदा का एक ज़माना वो देखा सुना था कि फला मोहम्मद खां गद्दी नशीन तो नहीं थे, मगर उनके महल पे 5-5 तोपें चढ़ी रहती थी। मजाल थी कोई अजल गिरफ्ता नजर डाल के भी देख सकता। और फला मोहम्मद खान भी अगरचे गद्दी नशीन नहीं थे, मगर उनके कने 1600 तलवारें थी। समझे सब। अब्बा कहते थे कि मजीद को तो रियासत के असलहा खाने का दरोगा होना चाहिए था। खैर, तो फिर हुकूमत ने हुक्म जारी किया कि सरकारी माल खाने में तमाम असलहा जमा करा दिए जाए। ये 47-46 का ज़माना था। तो मेरे दादा ने डूबते हुए दिल के साथ ये खबर सुनी। 2 रोज तक तो कुछ बकबक करते रहे, फिर गुस्सा ठंडा हुआ तो मेरे 2-3 बुजुर्गों को हम ख्याल किया और मशवरा दिया कि लाइसेंस वाले बेशक जमा करा दिए जाएं, मगर कोनों खदरों में, तल घरों में, दीवारों के में पुरखों की जो अमानतें महफूज हैं, पूरी
नहीं, दीवानों में वो तलवार जी हाँ करके उन्होंने ऊपर से करा दी थी कलाई। तो ये सब करते रहे। 150 बरस के दफन किए हुए हथियार अब खाद बन चुके होंगे, लेकिन मली दादा इस सिलसिले में कोशिशें करते रहे। तो और दो टांगों में कबीले के 2-4 बड़े और मली दादा हथियार लाद के पुलिस के मालखाने पहुंचे और रसीदें कटवा के खाली हाथ आ गए। और फिर अपने किसी स्कूल से आया तो मेरे दादा देवड़ी में दीवार से टेक लगाए हुए थे, और जो 2-3 दिन बाद मेरे एक ताया के हथियार जमा कराने मालखाने गए तो मेरे दादा लौट कर नहीं आए। मालूम हुआ कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा जी, इसलिए कि वो और फिर वो यानी जो इंचार्ज था जी, वो अगर यानी बदकिस्मती ये थी कि ड्यूटी पर सुखिया राम था मौजूद। अगर बेला सिंह ठाकुर या गुलाब खां हवलदार ड्यूटी पर होते वो ना होता तो जो हुआ। अच्छा जी हाँ। तो ये वहाँ गए तो एक किसी से वो उनकी पेंसिल छीन रहा था, तो उन्होंने एक हाथ उसका तो मारा तो वो पेंसिल और वो सब चीज दूर जा गिरी। पुलिस वालों ने बंद कर दिया। तो मामू सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस से खैर कोई वो फिर उन्होंने मामू से जाकर कहा कि वो हमारे घर का आदमी है और आपने उसको बंद कर दिया, इसको छोड़िए। खैर मामू ने फिर उसको छुड़वाया। कई घंटे के बाद उनको हवालात से घर पहुंचाया। ये 1946 या 47 का वाक़या है। जी सर। मेरे ख़ानदान के एक कदीम एहलकार मई दादा अब्दुल मजीद औरंगज़ई नाम था उनका, और सब मई दादा मजीद दादा इस तरह उनको कहते थे। तो 1946-47 में एक सरकारी ऐलान हुआ रियासत का कि हुकूमत का क्या ऐलान ये था कि 150 के लाइसेंसदार असलहा जितने हैं जमा करा दिए जाएं, और जो बगैर लाइसेंस के हैं वो जब्त किए जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। इन लाइसेंस असलहा की रसीद मिल जाएगी। तो 2 टांगों में कुटुंब कबीले के 2-4 बड़े और मई दादा हथियार लाद कर पुलिस के मालखाने पहुंचे और रसीदें कटवा कर खाली हाथ घर लौट आए। मैं स्कूल से आया तो देखा कि मई दादा देवड़ी में दीवार से टेक लगाए सर झुकाए बैठे हैं। यूं लगता था अपने किसी खून के रिश्ते को मिट्टी के सुपुर्द करके आए हैं। दुख इतना गहरा उतर गया था कि आज बकबक नहीं कर रहे थे किसी भी तरह की। फिर जो 3-4 दिन बाद मेरे एक ताया के हथियार जमा कराने मालखाने गए तो मई दादा लौट कर नहीं आए। खबर आई कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अच्छा। कोतवाली खास के लॉकअप में बैठे हुए हैं और मुगलिजात से शुगल है। हाँ करके तकरीबन पूरा कबीला दौड़ पड़ा। मई दादा वैसे तो शायद मुलाजिम थे, मगर मिजाजी खेलों के ड्योरियों के परवरदा थे, और सबसे बड़ी बात ये कि दूसरे कबीले के ही सही पठान थे। वर्दियों के नरगे में उन्हें अकेला कैसे छोड़ा जा सकता था। अम्मा टांगे में बैठ तुरंत अपने पुलिस भैया के यहाँ पहुंची और मेज पर सरोता मार मार के भाई को हुक्म दिया कि अभी इस वक्त मई दादा को घर आ जाना चाहिए। मियाँ, आज हमारे पुश्तैनी एहलकार को एक बूढ़े को बंद कर दिया है तुमने, तो कल हमारे बच्चों को बांध ले जाओगे।
पुरखों ने क्या इसीलिए अपनी तलवारों से जंगल काट काट के ये रियासत बसाई थी हैं? उस रोज मेरी अम्मा का जलाल देखने के काबिल था, बोलती ही चली गई। मिर्जा गालिब के शागिर्द नवाब यार मोहम्मद खां शौकत की पोती थी। एक जय्यद नवाबजादे की फिक्रमंदी, एक तवाना शायर की तलाकत लिसानी अपनी जौहर दिखा रही थी। मामू की कुछ समझ में नहीं आता था। वो कहने लगे मगर मंजली आपा पता तो चले कि उसे क्यों बंद किया गया है, सुनिए तो, मैं भेजता हूँ किसी को, आप अंदर तो चलिए, खाना तो खा लीजिए। मगर अम्मा चट्टान की तरह उनकी मर्दाना बैठक में जमी रही और जलाल के आलम में बैठी छालियां कतरती रही। मामू का पूरा घर एक एक बिस्किट और एक एक प्याली चाय पर सब्र किए उन्हें घेरे बैठा रहा। मामू को वर्दी पहनकर खुद जाना पड़ा। 2 घंटे बाद मई दादा हमारी ड्योढ़ी में बैठे थे और कोई 2 दर्जन मिराजी खेलों को अपनी रुदात सुना रहे थे। वो ये थी कि जब वो टाया के हथियार जमा कराने मालखाने पहुंचे तो हवलदार सुखिया राम जो जात का तेली है और वर्दी पहनने के बावजूद किसी तरफ से सिपाही नजर नहीं आता, उस दिन माल खाने का इंचार्ज था। मई दादा और सुखिया राम की पहली मुश्तरका बदकिस्मती यही थी कि ड्योढ़ी पर सुखिया राम था। अगर बेला सिंह ठाकुर या गुलाब खां हवलदार ड्यूटी पर होते तो वो कुछ न हुआ जो हुआ। पहले तो सुखिया ने हंसकर उनकी तरफ देखा, दूसरी वादे हिमाकतें ये की कि उन्हें बड़े मियाँ कहकर मुखातब किया और चपरासी के स्टूल पर बैठने की दावत दी। मई दादा एक तरफ खड़े उसे घूरते रहे। आतिश फशा अंदर ही अंदर कौल रहा था। उसकी आखिरी और नाकाबिल माफी बदमाशी जिससे आतिश फशा का ढकना एक बूम के साथ उड़ गया ये थी कि उस तेली के बच्चे ने हमारे हथियारों में से एक हथियार उठा लिया और बेनियाजी से बीड़ी पीते हुए उससे अपनी पेंसिल छीनने लगा। ये नवाब गौस मोहम्मद खां फतेहजंग बहादुर का पेशकर्ज था जिसका हैंडल संग यशब का था, जिस पर संग तराश ने फूल पत्तियों के नक्श कुछ इस तरह उभारे थे कि लगता था मोम से ढाल कर निकाले गए हैं। पेशकर्ज के 1/4 फल पर सोने के पानी से खुल्द आशियानी पुरखे का नामे नामी दर्ज था और फारसी जबान में खबर दी गई थी कि ये हथियार एक ईरानी कारीगर ने बतौर खास नवाब बहादुर के लिए तख्लीक किया है कि जमीन पर खड़े होकर रूबरू शेर का शिकार किया करते हैं। तो पहली बात तो ये थी कि सुखिया राम जात का हिंदू तेली था और आखिरी बात ये कि बीड़ी पीते हुए नवाब गौस बहादुर जन्नत मकानी के पेशकर्ज से पेंसिल छीन रहा था। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? मेरी दादा ने अजल गिरफ्तार या कुछ कह के जो एक जन्नाटे का थप्पड़ मारा तो हवलदार सुखिया की बीड़ी और पेंसिल दूर जा पड़ी। फिर उन्होंने इस तेली की औलाद को इत्तला दी कि ये शेर बच्चों की मीरास है, तेरी तरकारी काटने वाली छुरी नहीं और ये तेरे हाथ लगने से तो नजिस हो ही चुकी थी, मगर मैंने सब्र किया। और जब तू इससे पेंसिल छीलता है और अब जो तू इससे पेंसिल छीलता है अब तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाहिर है इसके बाद मई दादा को कोतवाली खास के लॉकअप में मुंतकिल कर दिया गया। कोतवाली इंचार्ज बड़े चक्कर में था। 3 फीटों वाले एक छोटे मोटे पुलिस अफसर को जो सरकारी वर्दी में ड्यूटी पर था एक सिविलियन ने मारा पीटा था और सरकारी फराइज की बजा आवरी में मज़ाहिम हुआ था, मगर रियासत अभी यूनियन में जम नहीं हुई थी। एक पठान नवाब अभी माही मरातब के साए में रियासती गद्दी पर बैठा मखदूर पर फरमा रिवाई कर रहा था, नवाब मोहम्मद हमीदुल्लाह खां। 1000 से जायद मस्जिदों और 500 से जायद मिंबरों से अभी उसके नाम का खुतबा पढ़ा जा रहा था कि खल्लल्लाहु मुल्कुहु व सुल्तानहु। हरचंद के रियासत पर
ریاستی پرچم کا مستول ہاتھوں سے پھسلا جاتا تھا اور نئی دلی میں بات چل پڑی تھی کہ ریاست ضم کر دی جائے گی۔ تعلیم یافتہ، نیم تعلیم یافتہ اور مہذب، نیم مہذب مگر با اثر کٹم قبیلے کے معززین، ذرا کم معزز کئی سو پٹھان کوتوالی خاص کو گھیرے کھڑے تھے کہ اتنے میں ماموں پہنچ گئے۔ انہوں نے علی گڑھ سے نفسیات میں فاضل کی سند خامخواہ تو نہیں لی تھی، 10-20 منٹ میں اپنے توپ عہدے کی دھونس دیے بغیر بڑے پیار سے اپنے اس ماتحت افسر کو قائل کر لیا کہ یہ داداگیری اور فوجداری سے زیادہ تاریخ کی بازی ہارتے ہوئے ایک غیرت مند قبیلے کی جھلاہٹ اور مجروح انا کا مسئلہ ہے۔ کوتوالی انچارج ذات کا چوہان راجپوت تھا اور تلوار باندھنے والے ہارتے ہوئے ہاتھوں کی تکلیف کو شاید سمجھتا تھا۔ علاوہ ازیں ایک بیوقوف غیر سپاہی ہیڈ کانسٹیبل کی وجہ سے اپنے افسران بالا کے لیے مزید مسائل پیدا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ حوالدار سکھیا رام کو جواب طلبی کا پروانہ ملا کہ ہرگاہ ہمارے علم میں آیا ہے کہ تم نے ریاست سے متعلق نہایت بیش قیمت، نادر اور تاریخی اہمیت کے حامل ایک ہتھیار کو کہ جو تمہاری تحویل میں وغیرہ وغیرہ، سکھیا رام کو لائن حاصل کر دیا گیا۔ ابا نے مئی دادا کو آرام کرنے کے لیے زمینوں پر بھیج دیا۔ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ہر کس و ناقص کو حوالدار سکھیا سابق انچارج اسٹیٹ مالخانے کے زوال کی داستان سناتے پھرتے تھے۔